18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। इसी माहौल में किंग्यांगजी ने अचानक एक ऐसा निर्णय लिया जिससे पूरे ताइवेई संप्रदाय में एक और बड़ी उथल पुथल मच गई। किंग्यांगजी ने घोषणा की कि ये चेन ताइवेई संप्रदाय के नए पवित्र पुत्र के रूप में सेवा करेंगे। सज्जनों, क्या आप कृपया इसे 5 सितारा समीक्षा दे सकते हैं? अध्याय 65 पवित्र पुत्र की पुनर्स्थापना। किंग्यांगजी द्वारा यह निर्णय लेने का मुख्य कारण युनजियान मंडप से संबंधित था। मैनेजर देंग की हत्या के बाद युनजियान मंडप ने ताइवेई संप्रदाय से पूछताछ के लिए लोगों को भेजा। शुरुआत में किंग्यांगजी ने दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का इस्तेमाल करके मामले को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन युनजियान मंडप इससे पूरी तरह असहमत था। युनजियान मंडप ने ताइवेई संप्रदाय पर हत्यारे को सौंपने और उन्हें 2 महीने का समय देने का दबाव डाला। क्लाउड पवेलियन जैसी प्रमुख शक्ति के लिए ताइवेई संप्रदाय को 2 महीने का समय पहले से ही काफी माना जाता है। अगर फैंग शाओ यहां होते, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से एहसास होता कि ताइवेई संप्रदाय को निर्णय लेने के लिए इतना समय देने का क्लाउड पवेलियन का मुख्य उद्देश्य उसके प्रभाव को कम करना था। आखिरकार, पूर्वी महाद्वीप की एक प्रमुख शक्ति होने के नाते, क्लाउड पवेलियन की गरिमा का हनन नहीं किया जा सकता और किसी भी मृत्यु का हिसाब देना होगा। अगर आप हत्यारे को नहीं सौंपना चाहते, तो कोई बात नहीं। फिर कोई बेहतर उपाय सोचिए। संक्षेप में, आपको युनजियान मंडप की इज्जत बचानी होगी। अगर फैंग शाओ होता, तो हत्यारे को सौंपना ही एकमात्र विकल्प होता, क्योंकि वह मानव जीवन की परवाह न करने वाले हत्यारे की गवाही देने के लिए पूरे ताइवेई संप्रदाय की प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालता। हालांकि किंग्यांगजी इस मामले में फैंग शाओ जितना समझदार नहीं था। उसे बस यही लगा कि युनजियान मंडप द्वारा दिए गए 2 महीने उनकी 3 साल की दोस्ती के लिहाज से ज्यादा थे। इसलिए किंग्यांगजी का मानना था कि अगर वे चाहते हैं कि यह मामला शांतिपूर्वक निपट जाए, तो उन्हें अपनी दोस्ती को और गहरा करना होगा। इसलिए किंग्यांगजी ने दोनों पक्षों के बीच विवाह गठबंधन के बारे में सोचा। युनजियान मंडप और ताइवेई संप्रदाय के बीच विवाह संबंध था, जिसमें लिन फैंगटियन की इकलौती बेटी लिन शियाओरान और ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र फैंग शाओ अन्य 2 थे। अब जबकि फैंग शाओ ने संप्रदाय छोड़ दिया है और ताइवेई संप्रदाय से नाता तोड़ लिया है, किंग्यांगजी ने विचार करना शुरू कर दिया कि विवाह संबंध कैसे बनाए रखा जाए। इसलिए उसने पवित्र पुत्र को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। पवित्र पुत्र के साथ विवाह संबंध जारी रह सकता है। वह एक कदम आगे भी जा सकता था, जैसे कि लिन शियाओरान का जल्द से जल्द ताइवेई संप्रदाय में विवाह कराकर दोनों पक्षों को एक साथ करीब ला सकता था, और फिर इस घटना की गर्मी का उपयोग मैनेजर डेंग की हत्या को कवर करने के लिए कर सकता था, ताकि मामले को मामूली बना दिया जा सके। इसलिए ये निर्णय किंग्यांगजी द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया था, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका तरीका सबसे अच्छा था। हालांकि पवित्र पुत्र का चयन शुरू में किंग्यांगजी के लिए एक चुनौती थी। दरअसल, जब फैंग शाओ ताइवेई संप्रदाय के प्रभारी थे, तभी से उन्होंने कुछ योग्य शिष्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। फैंग शाओ के प्रयासों से ताइवेई संप्रदाय ने वास्तव में उत्कृष्ट शिष्यों का एक समूह तैयार किया। हालांकि ये शिष्य उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी योग्यता विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। कम से कम ये चेन की तुलना में वे बहुत ही निम्न थे। उनमें से कई तो जन्मजात क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए थे। अब शिष्यों की दोनों शाखाएं संप्रदाय छोड़ चुकी हैं, और तीसरी शाखा में केवल ये चेन ही पुरुष है। वरिष्ठ शिष्यों में कुछ ही उल्लेखनीय हैं। जहां तक बाहरी शिष्यों की बात है, तो वे विचारणीय भी नहीं हैं। हालांकि किंग्यांगजी का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, उन्हें नहीं लगता कि युनजियान मंडप इतना उदार होगा कि अपनी छोटी राजकुमारी का विवाह ताइवेई संप्रदाय के किसी बाहरी शिष्य से कर दे। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद किंग्यांगजी को अनिच्छा से एहसास हुआ कि एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार ये चेन था। हालांकि ये चेन के चरित्र में खामियां हैं, लेकिन उसकी योग्यता निर्विवाद रूप से असाधारण है।
संभवतः अपनी प्रतिभा के बल पर वह क्लाउड पवेलियन की छोटी राजकुमारी से कहीं बढ़कर है। इसलिए किंग्यांगजी ने अंततः निर्णय लिया कि ये चेन ताइवेई संप्रदाय के नए पवित्र पुत्र के रूप में सेवा करेंगे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके निर्णय का तुरंत ही इतना विरोध होगा। सबसे पहले विरोध की आवाज उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये चेन के गुरु, तीनों शाखाओं के प्रमुख डू युवानशी थे। डू युवानशी का मानना था कि पवित्र पुत्र का पद ताइवेई संप्रदाय के अनुयायियों की एकजुटता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और एकजुटता केवल शक्ति से निर्धारित नहीं होती। ये चेन ने संप्रदाय के भीतर अनगिनत लोगों को नाराज किया था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किंग्यांगजी और लिंगशुजी का संरक्षण न होता तो डू युवानशी भी उसे बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऐसा व्यक्ति पवित्र पुत्र बन जाता तो ताइवेई संप्रदाय का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। डू युवानशी के बाद दूसरी शाखा के प्रमुख किंझाओ ने भी अपना विरोध जताया। किंझाओ का तर्क साफ था, ये चेन इस पद के योग्य नहीं थे। दोनों प्रमुख शिष्यों के बाद वरिष्ठ और बाहरी दोनों शिष्यों ने अपनी राय व्यक्त की कि ये चेन पवित्र पुत्र बनने के योग्य नहीं है। कुछ ने तो निजी तौर पर यह भी कहा कि अगर ये चेन अंततः पवित्र पुत्र बन गए तो वे संप्रदाय छोड़ देंगे। बेशक वरिष्ठ शिष्यों ने जब ये कहा तो वे ज्यादातर गुस्से में थे। बाहरी शिष्य जब चाहें तब जा सकते थे क्योंकि संप्रदाय से जुड़ाव की उनकी भावना अपेक्षाकृत कमजोर थी। वरिष्ठ शिष्य अलग थे, उन्होंने संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधनों का इस्तेमाल किया और सर्वोत्तम शिक्षाएं प्राप्त की। अगर वे बिना किसी कारण के चले जाते, भले ही उनके पास कोई उचित कारण क्यों न हो, तो बाहरी लोग इसे विश्वासघात और बेवफाई मानते। दोनों शिष्यों का जाना दोनों शाखा प्रमुखों की मौन स्वीकृति या प्रोत्साहन के कारण था। हालांकि उनकी परिस्थितियां अलग थीं और स्वाभाविक रूप से वे दोनों शिष्यों जैसा चुनाव आसानी से नहीं कर सकते थे। कड़े और भारी विरोध के बावजूद किंग्यांगजी ने अंततः अपने निर्णय पर अड़े रहे। अपना फैसला लेते हुए वह अपने विरोधियों के प्रति गहरी नाराजगी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। वे बस इतना जानते थे कि ये चेन इस पद के लायक नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह संप्रदाय के हित के लिए ऐसा कर रहा है? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि अगर क्लाउड पवेलियन के लोग उससे पूछताछ करने आए तो उन्हें संतुष्टि मिलेगी? ये तो अदूरदर्शी मूर्खों का झुंड है। किंग्यांगजी द्वारा अपना अंतिम निर्णय घोषित करने के बाद कई लोगों ने अपनी निराशा व्यक्त की। उसी शाम चांगमेन संप्रदाय के सभी 13 शिष्यों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और पहाड़ से नीचे उतरने का अनुरोध किया। वे आसानी से संप्रदाय छोड़ने का विकल्प नहीं चुन सकते, लेकिन वे ताइवेई संप्रदाय में न रहने का विकल्प चुन सकते हैं। किंग्यांगजी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत चांगमेन संप्रदाय के दूसरे शिष्य गाओई को, जिसने नेतृत्व संभाला था, कड़ी फटकार लगाई। किंग्यांगजी की फटकार को चुपचाप सुनने के बाद गाओई ने अचानक कहा, इस बार मैं अपने 5वें और 7वें कनिष्ठ भाइयों के डेंटियन की मरम्मत के लिए आध्यात्मिक दवा खोजने के लिए पहाड़ से नीचे आया हूँ। चूंकि मास्टर मेरे 5वें और 7वें कनिष्ठ भाइयों के लिए कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके लिए एक समाधान खोजने की कोशिश कर सकता हूँ। किंग्यांगजी अवाक रह गया। गाओई द्वारा उल्लिखित 5वें कनिष्ठ भाई और 7वें कनिष्ठ भाई वरिष्ठ संप्रदाय के 2 शिष्य थे जिनके दानतयान को ये चेन ने नष्ट कर दिया था। इस घटना के बाद वरिष्ठ संप्रदाय के शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने मिलकर अपने गुरु से ये चेन को दंडित करने का अनुरोध किया, लेकिन किंग्यांगजी ने इस मामले को हल्के में लिया, जिससे कई शिष्य निराश हो गए। जब फैंग शाओ जीवित थे तब उन्होंने उन्हें बार बार सिखाया था कि साथी शिष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फैंग शाओ के सिद्धांतों का पालन करते हुए वे अपने घायल साथियों को कष्ट सहते हुए चुपचाप नहीं खड़े रह सकते थे। अब जबकि किंग्यांगजी इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, वे केवल उन दोनों लोगों की डेंटियन की मरम्मत में मदद कर सकते थे। निचले लोगों के लिए डेंटियन की मरम्मत करना असंभव है, लेकिन ऊपरी लोगों के लोगों के लिए, हालांकि यह कठिन है, ये पूरी तरह असंभव नहीं है। गाओई के शब्दों से किंग्यांगजी को शिष्यों की नाराजगी का अंदाजा हो गया और वह नाराज हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मेज पर हाथ पटका और दहाड़े, बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ताइवेई संप्रदाय सचमुच तुम्हारे बिना जीवित रह सकता है। किंग्यांगजी को चुपचाप प्रणाम करने के बाद सभी शिष्य चले गए। कुछ देर तक रूठने के बाद किंग्यांगजी को अपनी पिछली जिद पर पछतावा होने लगा। दूसरी शाखा के शिष्य पहले ही संप्रदाय छोड़ चुके थे और अगर वरिष्ठ शिष्य भी चले गए तो केवल तीसरी शाखा ही आंतरिक शिष्य के रूप में बचेगी। लेकिन हान बियून के अलावा तीसरी शाखा में और किस पर भरोसा किया जा सकता था? लेकिन बोले गए शब्द बहते पानी के समान होते हैं। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद उसके पास दूसरा रास्ता ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ताइवेई संप्रदाय की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पहली बार कार्यभार संभाला था तब से यह कई गुना बेहतर है। इसलिए किंग्यांगजी अपेक्षाकृत आशावादी बने हुए हैं। चूंकि वर्तमान आंतरिक शिष्य अविश्वसनीय हैं, इसलिए वह बस एक नया समूह भर्ती कर लेंगे। ताइवेई संप्रदाय आखिरकार सैकड़ों मील के दायरे में सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है।
क्या वे निश्चित रूप से कुछ योग्य शिष्यों की भर्ती कर सकते हैं? हालांकि आंतरिक संप्रदाय में वर्तमान में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए उन्हें रिक्तियों को भरने के लिए बाहरी संप्रदाय से लोगों को ढूंढना होगा। उसी दोपहर किंग्यांगजी ने घोषणा की कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए चयन प्रक्रिया जल्द ही आयोजित की जाएगी और 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को संप्रदाय के नेता से व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त होंगे और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। जैसे ही यह निर्णय हुआ, बाहरी द्वार जीवंत हो गए। आंतरिक शिष्यों का चयन मूल रूप से हर 3 साल में होता था और पिछला चयन पिछले साल हुआ था। इसका मतलब था कि अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर अगला चयन 2 साल में होना चाहिए। हालांकि किंग्यांगजी के इस फैसले का मतलब है कि अब कई शिष्यों को उन 2 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि साधना पथ में अक्सर हजारों साल लगते हैं, लेकिन साथियों के बीच प्रतिस्पर्धा 1 या 2 साल में ही कौशल के स्तर में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 2 साल पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना उनके लिए एक अविश्वसनीय अवसर है। ये कहना होगा कि किंग्यांगजी के निर्णय से बाहरी शिष्यों को सचमुच खुशी हुई और इससे उन्हें लोगों के एक समूह को जीतने में भी मदद मिली। हालांकि वह केवल बाहरी शिष्यों के हृदय को एकजुट कर रहा है, फिर भी वे आंतरिक शिष्य बन सकते हैं। एक बार जब वह एक निश्चित संख्या में आंतरिक शिष्यों की भर्ती कर लेता है, तो वह पहले के सभी अवज्ञाकारी शिष्यों की जगह ले सकता है। यदि शिष्य अवज्ञाकारी हैं, तो चाहे कितने भी शिष्य हों या वे कितने भी शक्तिशाली हों, सब बेकार है। अगले दौर में बाहरी शिष्य आगामी आंतरिक संप्रदाय चयन प्रतियोगिता की तैयारी में तत्पर थे। जल्दी से पवित्र पुत्र की मुहर ये चेन को सौंपने के बाद किंग्यांगजी ने लिंगशुजी को तुरंत क्लाउड पवेलियन जाकर सगाई में बदलाव पर चर्चा करने का निर्देश दिया। अध्याय 66 क्लाउड पवेलियन। ये चेन के लिए किंग्यांगजी का निर्णय निस्संदेह एक अप्रत्याशित लाभ था, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लिन शियाओरान कौन है? हालांकि इस साल वह सिर्फ 15 साल की है, लेकिन अफवाह है कि वह पहले ही जन्मजात दायरे में पहुंच चुकी है और अपना मूल बनाने से बस एक कदम दूर है। इतना ही नहीं, उसने लापरवाह आत्मा की 36 तलवार तकनीकों में भी महारत हासिल कर ली है। समय के साथ वह निश्चित रूप से एक और प्रसिद्ध लापरवाह परी बन जाएगी। इसके साथ ही युनजियान मंडप परिवार की विशाल संपत्ति का समर्थन भी, और सीधे शब्दों में कहें तो लिन शियाओरान से शादी करना 300 साल की कड़ी मेहनत को छोड़ने जैसा होगा। इसके अलावा ये चेन ने सुना था कि लिन शियाओरान को अपनी मां का रूप रंग विरासत में मिला था और 15 साल की छोटी सी उम्र में ही वह एक सुंदर और आकर्षक युवती बन गई थी, जिसका चेहरा परियों जैसा था। कहा जाता था कि सिर्फ रूप रंग के मामले में ही वह 9 यिन पवित्र भूमि की पवित्र युवती शाओ युनकिंग को भी टक्कर दे सकती थी। ये सोचते हुए ये चेन को एक अदम्य इच्छा महसूस हुई और उसने चाहा कि काश उसके पंखों गाते और वह तुरंत क्लाउड पवेलियन की ओर चल पड़ता। ये चेन के विचार में सगाई का परिवर्तन एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। आखिरकार फैंग शाओ अब ताइवेई संप्रदाय के साथ नहीं था और युनजियन मंडप को गठबंधन में विवाह करने के लिए केवल एक और व्यक्ति ही मिल सकता था। और ताइवेई संप्रदाय के भीतर केवल ये चेन ही युनजियन मंडप का दामाद बनने के योग्य था। हालांकि लिन शियाओरान पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए ये चेन ने चुपके से खुद को साफ सुथरा किया और आईने के सामने अपनी शुरुआती बातों का काफी देर तक अभ्यास भी किया। उसे पूरा यकीन था कि लिन शियाओरान उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठेगी और युनजियान पवेलियन जरूर उसका भरपूर साथ देगा। इस क्षण ये चेन को भी लगा कि वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया है। जब लिंग जूजी ने कार्य स्वीकार कर लिया, तो उसने असमंजस में पूछा, संप्रदाय का नेता सगाई बदलने के लिए ये चेन को व्यक्तिगत रूप से क्लाउड पवेलियन में क्यों नहीं ले जाता? अगर संप्रदाय का नेता व्यक्तिगत रूप से जाए तो क्या सगाई बदलना आसान नहीं होगा? सच तो यह है कि किंग्यांगजी भी स्वयं जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ताइवेई संप्रदाय की आंतरिक स्थिति अस्थिर थी। लोग हर दिन संप्रदाय छोड़ना चाहते थे। संप्रदाय में व्यवस्था बनाए रखने के कारण वे शिष्य कोई भी अपमानजनक कार्य नहीं करते थे। हालांकि अगर वह लंबी यात्रा पर जाता, तो उसे संदेह था कि जब तक वह लौटेगा, तब तक बहुत से लोग संप्रदाय छोड़ चुके होंगे। हालांकि शिष्यों की जगह वफादार लोगों का एक नया समूह लाना अनिवार्य है, लेकिन इसमें समय लगेगा। उससे पहले उन्हें संप्रदाय के शिष्यों को स्थिर करना होगा। हालांकि लिंग जूजी से यह कहना असुविधाजनक था, इसलिए किंग्यांगजी ने सीधे कहा, आप मेरा पत्र ले जाए, यह मेरे वहां व्यक्तिगत रूप से जाने से अलग नहीं है। ये देखकर लिंग जूजी के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, लेकिन इस यात्रा पर हम दोनों अकेले तो नहीं जा सकते, है ना? कृपया हमारी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ शिष्यों को हमारे साथ भेजिए। किंग्यांगजी को तुरंत सिर दर्द होने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तो फिर बाहरी संप्रदाय में जाओ और अपने साथ कुछ चतुर और योग्य शिष्यों को भर्ती करो। लिंग जूजी ने नाराजगी से कहा, आप कुछ वरिष्ठ शिष्यों को क्यों नहीं भेज सकते? बाहरी शिष्यों का साधना स्तर कितना ऊंचा है? आप चाहते हैं कि मैं उन्हें क्लाउड पवेलियन ले जाऊं? क्या आपको डर है कि क्लाउड पवेलियन हमारे ताइवेई संप्रदाय को नीची नजर से देखेगा?
किंग्यांगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ शिष्य सभी यात्रा करने के लिए पहाड़ से नीचे चले गए हैं। अब शिष्यों की 3 शाखाओं के अलावा ताइबेई संप्रदाय में केवल बाहरी शिष्य ही बचे हैं। लिंगजुजी जानता था कि ताइबेई संप्रदाय का हाल ही में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ शिष्य भी संप्रदाय छोड़ देंगे। हालांकि वरिष्ठ शिष्यों ने यह नहीं कहा था कि वे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को देखते हुए वे शायद कम से कम 3 से 5 साल तक वापस नहीं आएंगे। जहां तक तीनों शाखाओं का सवाल है, उनकी सबसे उत्कृष्ट शिष्या लू किंगयुआन 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले पहाड़ छोड़कर चली गई थी और अब उसका कोई अता पता नहीं है। हान बियून और ली किंगयन की बात करें तो एक फैंग शाओ का कट्टर समर्थक है और दूसरा सांसारिक मामलों से उदासीन है। अगर उन्हें बाहर भी लाया जाए तो भी उनका कोई फायदा नहीं होगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर लिंगजुजी ने कहा, ठीक है, तो मैं बाहरी संप्रदाय से कुछ लोगों को चुन लूंगा। लिंगजुजी वास्तव में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को नीची नजर से देखता था। आखिरकार वे आंतरिक संप्रदाय में भी नहीं जा सकते थे, तो उनका स्तर कितना ऊंचा हो सकता था। ये सुनकर ये चेन ने बाहरी संप्रदाय में जाने की पेशकश की और जल्द ही अपने कुछ अनुचरों के साथ लौट आया। ये चेन ने मुस्कुराते हुए लिंगजुजी से कहा, ग्रैंडमास्टर अंकल, ये सभी बाहरी संप्रदाय से मेरे अच्छे भाई हैं। आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? लिंगजुजी ने अपने सामने खड़े 3 लोगों पर नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली अभी मेरिडियन ओपनिंग दायरे में ही था और बाकी 2 अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंचे थे। इतनी ताकत के साथ वे किसी भी संप्रदाय में महत्वहीन होते, प्रसिद्ध क्लाउड पवेलियन की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ताइबेई संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिंगजुजी मन ही मन आह भरकर कह सका, ठीक है, तुम तीनों ही जीतोगे। तीनों बहुत खुश हुए और जल्दी से लिंगजुजी को प्रणाम किया, फिर ऊंची आवाज में ये चेन से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, पवित्र पुत्र वरिष्ठ भाई। पवित्र पुत्र शब्द सुनकर ये चेन कान से कान तक मुस्कुराया। अगले दिन लिंगजुजी और ये चेन झांग यू, ली चाओ और झाओ क्वान के साथ युनजियान मंडप की ओर चल पड़े, जो 1000 मील दूर स्थित था। युनजियान मंडप डोंगझोउ के डोंगुआ पर्वत पर स्थित है। इसका पूर्ववर्ती त्यानिक्सिन संप्रदाय था, जो कुख्यात राक्षसी संप्रदाय की एक शाखा थी। युनजियान मंडप के नेता लिन फैंगटियन लिन शियाओयुन के पुत्र थे, जो कभी त्यानिक्सिन संप्रदाय के एक बुजुर्ग थे, लेकिन संप्रदाय की प्रथाओं से असहमत होने के कारण उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया। इससे त्यानिक्सिन संप्रदाय क्रोधित हो गया और उसने लिन शियाओयुन और उसकी पत्नी को पकड़ने के लिए कई हत्यारे भेजे। कोई और रास्ता न होने पर इस दंपति ने अपने नवजात पुत्र लिन फैंगटियन को अपने बहनोई लियांग बोइंग को सौंप दिया और फिर त्यानिक्सिन संप्रदाय के पीछा करते हुए अपनी पत्नी के साथ मारे गए। बड़े होने के बाद लिन फैंगटियन को अपने असली माता पिता के बारे में पता चला और उसने अपने माता पिता का बदला लेने की कसम खाई। इस दौरान उसकी मुलाकात लेंग लिंगयू हॉल के नेता लेंग लिंगयू और शियाओ याओ हॉल के नेता शियाओ रुयाओ से हुई और बाद में उनकी मदद से उसने सफलतापूर्वक अपना बदला लिया। इस बीच लिन फैंगटियन और अन्य लोगों के एकीकरण के तहत त्यानिक्सिन संप्रदाय के मूल सदस्य युनजियन मंडप में तब्दील हो गए। इस प्रकार एक आपराधिक संगठन से एक वैध संगठन में बदल गए और पूर्वी महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गए। वर्तमान में युनजियन मंडप में 13 अधीनस्थ हॉल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से युनजियन के 13 हॉल कहा जाता है। इन 13 हॉलों में शियाओ याओ हॉल और लेंगयू हॉल सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। शेष 11 हॉलों में से 3 युनजियन मंडप में स्थित हैं, जबकि अन्य 8 हॉल अन्य 8 दिशाओं में स्थित हैं, जो केंद्र की रक्षा करते हैं। लिन फैंगटियन के नेतृत्व में क्लाउड पवेलियन स्वर्गीय हृदय संप्रदाय के युग के अपने आक्रामक और क्रूर स्वभाव से एक बड़े पैमाने के व्यापारिक गठबंधन में बदल गया। क्लाउड पवेलियन के व्यापार में विविध प्रकार की वस्तुएं शामिल थीं, जिनमें आध्यात्मिक कलाकृतियां, अमृत, जड़ी बूटियां, धातुएं और वस्त्र शामिल थे, जिनमें कई अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य प्राकृतिक खजाने भी शामिल थे। जब क्लाउड पवेलियन ने व्यापार के लिए इन प्रतिष्ठित संसाधनों की पेशकश की, तो कई धार्मिक संप्रदायों ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपना कारण खो दिया। इस प्रकार लिन फैंगटियन के नेतृत्व में युनजियान मंडप इस तरह से बुराई से अच्छाई की ओर परिवर्तित हो गया। आज क्लाउड पवेलियन बहुत शक्तिशाली है और इसका कोई भी प्रबल शत्रु नहीं है, जिससे ये पूर्वी महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक बन गया है। अनगिनत संप्रदाय क्लाउड पवेलियन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आशा रखते हैं, खासकर जब उन्हें पता चला है कि क्लाउड पवेलियन के गुरु लिन फैंगटियन की एक विवाह योग्य पुत्री है। कई संप्रदाय तो अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भी लाए हैं। हालांकि लिन फैंगटियन ने विनम्रता से सभी विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कई संप्रदाय निराश तो थे, लेकिन युनजियान पवेलियन के असली इरादों को लेकर भी उलझन में थे। युनजियान मंडप और ताइबेई संप्रदाय के बीच विवाह गठबंधन के बारे में हमेशा से केवल दोनों पक्षों को ही पता था। बाहरी लोग इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। लिन फैंगटियन के कार्य स्वाभाविक रूप से उसके अपने विचारों पर आधारित थे।
हालांकि ताइवेई संप्रदाय 30 साल पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया था, फिर भी वह सच्चे प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से काफी कमतर था। यूनजियन मंडप और ताइवेई संप्रदाय के बीच विवाह गठबंधन की सार्वजनिक घोषणा ताइवेई संप्रदाय के लिए केवल विनाश ही लाएगी। आखिरकार लिन फैंगटियन की केवल एक ही बेटी थी और वह केवल एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकती थी। अगर लिन शियाओरान की सगाई पहले ही हो चुकी थी, तो जब तक वह परिवार अस्तित्व में नहीं था, क्या यह मामला चर्चा के लिए खुला नहीं था। उनके लिए ताइवेई संप्रदाय वास्तव में एक आसान लक्ष्य था। तभी ये चेन को पता चला कि ताइवेई संप्रदाय ने यूनजियन मंडप के साथ विवाह का समझौता कर लिया है और दुल्हन फैंग शाओ है। ये सुनकर वह क्रोधित हो गया। फैंग शाओ के पास ऐसा कौन सा गुण था कि वह यूनजियन मंडप की छोटी राजकुमारी से ब्याह रचा गया? क्या ये प्रतिभा की बर्बादी नहीं थी? सौभाग्य से फैंग शाओ अब ताइवेई संप्रदाय के साथ नहीं है और यूनजियान मंडप का जीवन साथी अब ये चेन होगा। जब भी वह ये सोचता है तो वह जोर से हंसे बिना नहीं रह पाता। तस्क तस्क, फैंग शाओ, आपके साथ कुछ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त सौभाग्य नहीं है तो आप अपनी आयु भी कम कर सकते हैं। चूंकि आपके पास ये सौभाग्य नहीं है, इसलिए मैं अनिच्छा से इसे आपकी ओर से स्वीकार करूंगा। लिंग जूजी और अन्य लोग ताइवेई संप्रदाय की एकमात्र आत्मा नाव पर यात्रा कर रहे थे और अंततः क्लाउड पवेलियन तक पहुंचने में उन्हें लगभग 3 दिन लगे। स्पिरिट बोट से उतरने के बाद ये चेन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका, ये स्पिरिट बोट बहुत ही खराब है। ये छोटी और धीमी है और हमें क्लाउड पवेलियन तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। क्या संप्रदाय का नेता कुछ पैसे खर्च करके एक बेहतर स्पिरिट बोट नहीं खरीद सकता था? झांग यू और ली चाओ ने कहा, वरिष्ठ भाई होली सन सही कह रहे हैं। इस बार जब हम वापस आएंगे तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संप्रदाय के नेता को एक बेहतर आत्मा नाव मिले, अन्यथा ऐसी नाव में यात्रा करना शर्मनाक होगा। झाओ क्वान ने कहा, वरिष्ठ भाई पवित्र पुत्र, देखिए, हम क्लाउड पवेलियन पहुंच चुके हैं और आप उसके दामाद बनने वाले हैं। एक बार जब आप क्लाउड पवेलियन की छोटी राजकुमारी से शादी कर लेंगे तो आपको कौन सी अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी। क्लाउड पवेलियन के लिए एक साधारण आत्मा नाव कुछ भी नहीं है। अगर क्लाउड पवेलियन समझदार होता तो उन्हें हमारे लौटने पर हमें सबसे अच्छी आत्मा नाव भेजनी चाहिए। ये चेन ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सही हो। इतनी दूर आने के बाद हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। यूनजियान मंडप के गार्ड, जो ताइवेई संप्रदाय समूह को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थे, इस बातचीत को सुनकर चुपके से भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें सीधे क्लाउड पवेलियन के मुख्य हॉल में ले गए। यूनजियन मंडप एक विशाल और भव्य परिसर है, जिसमें अकेले 3 मुख्य हॉल हैं, साथ ही 37 अन्य मंडप और साइड हॉल हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। नक्काशीदार बीम और रंग बिरंगी शहतीरों के साथ धुंध में लिपटा यह मंडप अद्भुत रूप से सुंदर है। दूर से देखने पर यह धरती पर किसी परिलोक जैसा लगता है। ताइवेई संप्रदाय में ये चेन हमेशा यही सोचता था कि संप्रदाय के मुख्य हॉल और मंडप पहले से ही काफी भव्य हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एहसास हुआ कि चढ़ने के लिए हमेशा ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, बादलों से ढका 1000 मीटर ऊंचा इंद्रधनुषी पुल, जो मानो हवा में उड़ रहा था, किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बादलों और धुंध के बीच हो, मानो आसमान ही नीचे उतर आया हो। सारसों की चीखें और पौराणिक जानवरों की अलौकिक उपस्थिति ने बादल मंडप में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे क्लाउड पवेलियन कहा जाता है। ये वास्तव में बादलों के बीच बना हुआ प्रतीत होता है। अपने सामने का दृश्य देखकर ये चेन अभिभूत हो गया और लगभग भूल ही गया कि वह कहाँ है। हालांकि उसके 3 अनुचर उससे भी कम प्रभावशाली थे। वे किसी भव्य बगीचे में घूमने आए देहाती बच्चों की तरह इधर उधर देख रहे थे, उन्हें अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लिंग जूजी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपेक्षाकृत सामान्य व्यवहार कर रहा था। हालांकि वह मन ही मन क्लाउड पवेलियन की अपार संपत्ति और शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। साथ ही वह मन ही मन बहुत खुश भी था। इतनी शक्तिशाली सेना के साथ विवाह संबंध बनाने का मतलब था कि ताइवेई संप्रदाय को पुनर्जीवित होने का मौका मिल गया था। अध्याय 67 लिन जियाओरान। चाहे ये चेन का आगमन समय पर था या दुर्भाग्यपूर्ण, लिन शियाओरान कुछ दिन पहले ही यूनजियान मंडप में लौटा था और वह अपने साथ एक छोटी लड़की को भी लाई थी जिसे उसकी मां ने हाल ही में अपने घर में रखा था। जियाओ रुओयाओ ने स्पष्ट रूप से इस छोटी लड़की की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया, केवल इतना कहा कि वह लिन जियाओरान के साथ स्वतंत्रता की 36 तलवार तकनीक सीखेगी, लेकिन वह उसकी शिष्या नहीं होगी। लिन शियाओरान तुरंत उलझन में पड़ गई। उसकी मां उसे तलवारबाजी सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ये कैसी चाल थी? हालांकि लिन शियाओरान ने कोई और सवाल नहीं पूछा। उस दिन से वह इस छोटी बच्ची को अपनी छोटी बहन मानने लगी। लिन फैंगटियन और शियाओ रुओयाओ की इकलौती बेटी होने के नाते लिन शियाओरान यूनजियान मंडप और शियाओयाओ हॉल दोनों में बहुत ऊंचा स्थान रखती थी।
हालांकि इसी वजह से बड़े होते हुए उसके खेलने के लिए बहुत कम साथी थे, और हालांकि उसके आसपास के लोग उसके साथ सम्मान से पेश आते थे, लेकिन उनमें आत्मीयता की कमी थी, जिसके कारण लिन शियाओरान का व्यक्तित्व एकांतप्रिय हो गया। शायद इसी कारण से जब लिन शियाओरान 8 साल का था तो बिना साथियों के अकेले जीवन को सहन करने में असमर्थ, वह चुपके से पहाड़ से नीचे उतर गया, ये कहते हुए कि वह अपनी मां को खोजने के लिए शियाओयाओ हॉल जा रहा है। लिन शियाओरान के घर से भाग जाने से युनजियान मंडप में तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। लिन फैंगटियन ने तुरंत दुनिया भर में अपनी बेटी की तलाश के लिए अनगिनत लोगों को भेजा, लेकिन लिन शियाओरान बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। लिन शियाओरान, जो अभी अभी पहाड़ से उतरी थी, बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुकता से भरी हुई थी। वह रास्ते में टहलती और खेलती रही, और आश्चर्यजनक रूप से उसने सैकड़ों मील की यात्रा कर ली। हालांकि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह शियाओयाओ हॉल के रास्ते से भटक चुकी थी। और भी बुरा, क्योंकि उसने आलीशान कपड़े पहने थे, लेकिन उसके साथ कोई सेवक नहीं था। कुछ राहगीरों के मन में लिन शियाओरान के बारे में कुछ विचार आने लगे। कुछ ही समय बाद लिन शियाओरान का सारा सामान लियांग शहर से दर्जनों मील दूर दूसरे शहर में चोरी हो गया। सौभाग्य से लिन शियाओरान बहुत छोटा था और पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था, इसलिए उसने राहगीरों का कोई अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं किया। अपनी सारी संपत्ति खो देने के बाद लिन शियाओरान को उसी क्षण से दुनिया की कठोरता का अनुभव होने लगा। कोई और चारा न होने पर लिन शियाओरान को अपने गहने खाने के लिए बेचने पड़े। उसे क्या पता था कि उसके गहने कितने कीमती हैं, जिन्हें अपन से एक पूरी सराय खरीदी जा सकती थी, उनसे कुछ उबले हुए बन खरीदे गए। जिन कंगनों से उत्तम दर्जे के अमृत की एक पूरी बोतल खरीदी जा सकती थी, उनसे पूरा खाना खरीदा गया। इसलिए जल्द ही लिन शियाओरान के पास खाने के बदले में देने के लिए गहने खत्म हो गए। कई दिनों तक भूख से तड़पने के बाद लिन शियाओरान आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और लियांग शहर में कुछ स्टीम्ड बन चुरा लिए। हालांकि छोटी और छोटी टांगों वाली होने के कारण उसे स्टीम्ड बन की दुकान के मालिक ने जल्दी ही पकड़ लिया और पीट पीट कर लगभग मार ही डाला। ये वह क्षण था जब फैंग शाओ वहां से गुजरा और लिन शियाओरान को बचाया। लिन शियाओरान ये कभी नहीं भूलेगी कि जब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, तो केवल उस सुंदर बड़े भाई ने ही उसकी मदद की। जब मैं युनजियन मंडप की छोटी राजकुमारी थी, तो दुनिया का हर कोई मुझे खुश करना चाहता था, लेकिन जब मैं एक छोटी सी भिखारी थी, तो केवल भाई शाओ ही मुझ पर दया करते थे। उस क्षण से फैंग शाओ की छवि लिन शियाओरान के दिल में गहराई से अंकित हो गई। इसके बाद फैंग शाओ ने न केवल उसकी चोटों का इलाज किया, बल्कि उसे गर्म पानी से स्नान कराने और भरपेट भोजन कराने का भी प्रबंध किया। 10 दिनों से अधिक समय तक जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव करने के बाद लिन शियाओरान फैंग शाओ की बाहों में अपना चेहरा छुपाने और फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं सकी। शायद भटकते हुए 10 दिन ही थे जिसने लिन शियाओरान को असुरक्षित महसूस कराया था, और रात में भी वो फैंग शाओ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। बेबस फैंग शाओ के पास लिन शियाओरान को पकड़कर रात भर सराय में उसके साथ सोने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेशक फैंग शाओ के लिए लिन शियाओरान सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। वह इतनी छोटी बच्ची के बारे में कोई भी अपमानजनक विचार रखने वाला जानवर नहीं होगा। हालांकि अगले दिन जब लिन शियाओरान फैंग शाओ की बाहों में उठी, तो उसने गंभीर स्वर में फैंग शाओ से कहा, बड़े भाई, चूंकि मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी, इसलिए अब से मैं केवल आपसे ही शादी कर सकती हूँ। फैंग शाओ को मजा भी आया और गुस्सा भी। उसने लिन शियाओरान के विवाह प्रस्ताव को ऐसे स्वीकार किया जैसे किसी बच्चे को बहला फुसला कर मना रहा हो, और फिर लंबी दूरी तय करके लिन शियाओरान को प्याओ म्याओ चोटी पर स्थित शियाओयाओ हॉल भेज दिया। फैंग शाओ ने शुरू में सोचा कि लिन शियाओरान की बातें बस बचकानी बातें हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि 4 साल बाद युनजियान मंडप ने ताइवेई संप्रदाय में प्रतिनिधि भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी फैंग शाओ को पता चला कि लिन शियाओरान प्रसिद्ध युनजियान मंडप गुरु लिन फैंगटियन की इकलौती बेटी थी। जब ताइवेई संप्रदाय को क्लाउड पवेलियन से विवाह का प्रस्ताव मिला, तो वे स्वाभाविक रूप से खुश हुए। हालांकि फैंग शाओ वर्षों से पहाड़ की तलहटी में अनगिनत लोगों की मदद करते हुए अक्सर घूमता रहा था। शायद अपने पिछले जन्म में पढ़े गए मार्शल आर्ट उपन्यासों के प्रभाव में फैंग शाओ शिष्टता और न्याय के प्रति भावुक था, फिर भी अपने कार्यों का प्रचार करने से कतराता था। इसलिए स्वयं फैंग शाओ के अलावा ताइवेई संप्रदाय में किसी को भी नहीं पता था कि फैंग शाओ और लिन शियाओरान का ऐसा अतीत था। विवाह समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद फैंग शाओ ने जियाओयाओ हॉल की एक विशेष यात्रा की, जहां उन्होंने जियाओ रुयाओ से निर्देश प्राप्त किए और जियाओयाओ की 36 तलवार तकनीकें सीखीं। दुर्भाग्य से लिन शियाओरान उस समय युनजियान मंडप में साधना कर रहा था, इसलिए फैंग शाओ ने लिन शियाओरान को शियाओयाओ हॉल में नहीं देखा। इसके बाद फैंग शाओ ने ताइवेई संप्रदाय को मजबूत करने के लिए यात्रा करना जारी रखा, इस बात से अनजान कि लिन शियाओरान गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा था। उसे अपने छोटे भाइयों और बहनों के साथ पहाड़ से नीचे यात्रा करते और गुप्त स्थानों की खोज करते हुए देखना
उसे अपने आसपास के हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हुए देखना। उन्हें ताइबेई संप्रदाय को चरण दर चरण विकसित और विस्तारित करते हुए देखना। उसे ताइबेई संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनते देखना। जब भी वह फेंग शाओ को एक अवसर प्राप्त करते और अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों का प्यार और सम्मान जीतते देखती, तो लिन शियाओरान उसके लिए खुश होती, यहाँ तक कि उससे भी अधिक खुश होती जब उसने खुद एक नई तलवार तकनीक सीखी होती। जब भी वह फेंग शाओ को असफलताओं या कठिनाइयों का सामना करते देखती, तो लिन शियाओरान उसके लिए चिंतित हो जाती, यहाँ तक कि खुद फेंग शाओ से भी ज्यादा। उसे पता नहीं था कि उसके बड़े भाई ने उसके दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, और वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह उससे शादी करेगी। भाई शाओ, मेरा इंतजार करो। तुम्हारी रनत जल्द ही बड़ी हो जाएगी। वो जल्द ही तुमसे शादी कर लेगी। ये सोचकर लिन शियाओरान ने अपने दिल में एक मीठी गर्मी महसूस की, और अपनी तलवार का अभ्यास करते समय उसे और अधिक प्रेरणा मिली। इस समय लिन शियाओरान युनजियान मंडप के मार्शल आर्ट हॉल में एक छोटी लड़की को बारीकी से प्रशिक्षण दे रही थी। हालांकि वह उस लड़की से केवल 3 साल बड़ी थी, फिर भी उसमें एक कुशल तलवारबाज जैसा व्यवहार पहले से ही था। शुए, हमारे जियाओयाओ हॉल की 36 तलवार तकनीकें इस बात पर जोर देती हैं कि तलवार से पहले इरादे की जरूरत होती है। तलवार की भावना विकसित करने से पहले तलवार के इरादे को विकसित करना जरूरी है। हालांकि तलवार के इरादे को विकसित करने से पहले तलवार की तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी। जिन लोगों ने कभी तलवारबाजी नहीं सीखी, वे तलवार के इरादे को नहीं समझ सकते। हालांकि जुएयुन तलवार तकनीक हमारे जियाओयाओ हॉल की शुरुआती तलवार तकनीक है, लेकिन इसमें पहले से ही तलवार के इरादे का एक अंश मौजूद है। अगर आप तलवार के इरादे के इस अंश को समझ सकते हैं, तो आगे की 35 तलवार तकनीकों में एक ही झटके में महारत हासिल की जा सकती है। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की ने पलकें झपकाईं और असहाय होकर कहा, लेकिन बहन जियाओ रैन, ये तलवार बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। लिन शियाओरान ने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। तो फिर अभी के लिए तुम लकड़ी की तलवार इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि लकड़ी की तलवार बहुत हल्की होती है। हालांकि तलवार चलाने के तरीके आसान होते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता। उन्हें चलाना आसान होता है, लेकिन वापस खींचना आसान नहीं होता। इसलिए लकड़ी की तलवार चलाते समय तुम्हें अपनी ताकत का 3/10वां हिस्सा और अपनी ताकत का 7/10वां हिस्सा इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा जोर मत लगाना, वरना तुम आसानी से घायल हो सकते हो। वे बातें कर ही रहे थे कि लिन शियाओरान ने अचानक अपनी आंख के कोने से एक नौकरानी के वेश में तेजी से उनकी ओर आती एक लड़की की झलक देखी। उसने लड़की से कहा, पहले थोड़ी देर तलवारबाजी का अभ्यास कर लो। अगर कुछ समझ ना आए, तो आकर मुझसे पूछ लेना। छोटी लड़की सहमत हो गई, एक तरफ चली गई, एक लकड़ी की तलवार उठाई, और सावधानीपूर्वक उसका अभ्यास करने लगी। लिन शियाओरान ने अपनी तलवार म्यान में डाली और उस नौकरानी से पूछा जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, शिन ए, क्या बात है कि तुम इतनी जल्दी में हो? नौकरानी, जिसका नाम शिन ए था, ने मुस्कुराते हुए लिन शियाओरान से कहा, युवा मिस, ताइबेई संप्रदाय के लोग आ गए हैं। लिन शियाओरान की आंखें चमक उठीं, और उसने जल्दी से पूछा, क्या उनका पवित्र पुत्र भी साथ आया है? नौकरानी ने जल्दी से सिर हिलाया, मैंने सुना है आप भी आई हैं। मैडम, मैंने सुना है कि ताइबेई संप्रदाय विवाह समझौते के लिए यहाँ आया है। लिन शियाओरान के गाल तुरंत लाल हो गए, और वह बुदबुदाई, क्या भाई शाओ मुझसे शादी करने के लिए इतने उत्सुक हैं? मैं बहुत खुश हूँ। लिन शियाओरान खुशी में डूबी हुई थी, उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक रखा था, और बेहद शर्मीली लग रही थी। नौकरानी मुस्कुराई और बोली, युवा मिस, क्या आप जल्दी से तैयार होकर मेहमानों को लेने के लिए मुख्य हॉल में नहीं जा रही हैं? लिन शियाओरान तुरंत अपनी उलझन से बाहर आए और बार बार सिर हिलाया। हाँ, मुझे जल्दी से तैयार होने की जरूरत है। भाई शाओ ने मुझे इतने सालों से नहीं देखा है, वह शायद भूल गए हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ। हे, मैं निश्चित रूप से बाद में सुंदर कपड़े पहनूंगी और भाई शाओ को आश्चर्यचकित कर दूंगी। इस बिंदु पर लिन शियाओरान ने नौकरानी से कहा, शिन एर, आओ और मेरी भी मदद करो। शिन एर ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, ठीक है, मेरी जवान औरत, चिंता मत करो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक परी की तरह तैयार करूंगी। लेकिन बात यह है कि हमारी जवान औरत इतनी खूबसूरत है कि वह बिना मेकअप के भी कई पुरुषों को आकर्षित कर सकती है। लिन शियाओरान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अन्य पुरुषों की परवाह नहीं है। अगर मैं मोहित होने जा रहा हूं, तो ये केवल भाई शाओ के साथ होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लिन शियाओरान ने शिन एर को खींच लिया और जल्दी से बाहर चला गया। छोटी लड़की, जो एक तरफ अकेली तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी, ने पीछे से उन दोनों को देखा और भ्रम में अपना सिर खुजलाया। सिस्टर जियाओरान कहाँ गईं? और भाई शाओ कौन है? क्या वह मास्टर हो सकते हैं? अध्याय 68 रथ सगाई। युनजियान मंडप का मुख्य हॉल। सोने से जगमगाते मुख्य हॉल में एक गंभीर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था।
वह मुख्य आसन पर सीधा बैठा और लिंग जूजी और पहले से बैठे अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए बोला, सम्मानित अतिथिगण, हमारे यूंजियन मंडप में आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह मिष्टी टी हमारे यूंजियन मंडप की एक विशेषता है, कृपया इसे बुरा न माने। लिंग जूजी ने जल्दी से अपना चाय का कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पवेलियन मास्टर लिन, आप बहुत दयालु हैं। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि यूंजियन पवेलियन की चाय दुनिया में सबसे अच्छी है। आज इसे चख पाना मेरे लिए सचमुच बहुत सम्मान की बात है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूं कि आज आप सज्जन मेरे क्लाउड पवेलियन में क्यों आए हैं? यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लिन फैंगटियन है, जो यूंजियान मंडप का स्वामी है। लिन फैंगटियन को ताइवेई संप्रदाय के लोगों के आगमन से न तो आश्चर्य हुआ और न ही आश्चर्य हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप की घटना ने यूंजियन मंडप और ताइवेई संप्रदाय के बीच संबंधों को पहले ही प्रभावित कर दिया है। जब तक ताइवेई संप्रदाय के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे स्पष्टीकरण देने के लिए किसी को जरूर भेजेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि ताइवेई संप्रदाय द्वारा भेजे गए लोग फैंग शाओ नहीं थे, बल्कि कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में लिन फैंगटियन को कोई याद नहीं थी, जिससे लिन फैंगटियन हैरान हो गया। ताइवेई संप्रदाय की यूंजियान मंडप की यात्रा का वास्तव में उद्देश्य क्या है? लिन फैंगटियन फैंग शाओ का बहुत सम्मान करते थे। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ ये तथ्य कि फैंग शाओ ने लगभग विलुप्त हो चुके एक संप्रदाय को केवल 30 वर्षों में एक शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया था, उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता था। इससे लिन फैंगटियन को उन कठिनाइयों की याद आ गई जो उन्होंने स्वर्गीय हृदय संप्रदाय पर विजय प्राप्त करने और क्लाउड पवेलियन की स्थापना के समय झेली थी, और वह फैंग शाओ के साथ अपनेपन का एहसास किए बिना नहीं रह सके। इसीलिए जब लिन शियाओरान ने फैंग शाओ से शादी का प्रस्ताव रखा, तो लिन फैंगटियन ने न केवल उसे रोका, बल्कि उसका पूरा समर्थन भी किया। जहां तक ताइवेई संप्रदाय के लिए बाद में मिले समर्थन का सवाल है, तो ये पूरी तरह से आकस्मिक था। लिन फैंगटियन की ताइवेई संप्रदाय के बारे में धारणा ठंडी थी। आखिरकार, दूसरी जगहों की तो बात ही छोड़िए, अकेले पूर्वी महाद्वीप में ही इतने बड़े आकार के दर्जनों संप्रदाय थे। अगर कोई और संप्रदाय इतनी ताकतवर होता, तो लिन फैंगटियन खुद वहां जाने के बजाय शायद किसी बड़े को ही उनके स्वागत के लिए भेजते। हालांकि इससे लिंग जूजी को कुछ खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, यह बादल मंडप मेरे ताइवेई संप्रदाय के लिए वाकई दूसरे संप्रदायों से अलग है। लगता है लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप का मामला अब आसान हो जाएगा। लिंग जूजी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं इसलिए उठा हूं ताकि यूंजियान मंडप और मेरे संप्रदाय के पवित्र पुत्र के बीच विवाह समझौते पर चर्चा कर सकूं। लिन फैंगटियन ने ये चेन की ओर देखा, जो लिंग जूजी के बगल में शांति से, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा शांति से, बैठा था, और फिर उनके नीचे बैठे निम्न साधना स्तर के 3 शिष्यों की ओर, और फिर धीरे से बोला, हालांकि मेरी बेटी आपके संप्रदाय के पवित्र पुत्र के साथ विवाह का समझौता कर चुकी है, वह केवल 15 वर्ष की है। क्या अभी इस बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी? लिंग जूजी ने हाथ हिलाकर कहा, अच्छे काम जल्द से जल्द करने चाहिए। मैंने सुना है कि पवेलियन मास्टर लिन की बेटी बेमिसाल खूबसूरत है। हालांकि वह छोटी है, लेकिन उसे पवेलियन मास्टर लिन और हॉल मास्टर जियाओ की सच्ची शिक्षाएं विरासत में मिली हैं। समय के साथ वह जरूर एक अमर तलवार बन जाएगी। हमारे संप्रदाय के नए पवित्र पुत्र ने लंबे समय से मिस लिन की प्रशंसा की है। अगर हम जल्द ही मिस लिन से शादी कर सकें, तो इससे हमारे दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा। क्यों नहीं? लिन फैंगटियन की आंखों में शक की एक झलक उभरी। नया पवित्र पुत्र? फैंग शाओ कई महीनों से पवित्र पुत्र है ना? उसे अब भी नया क्यों कहा जा रहा है? और प्रशंसा का क्या मतलब है? क्या इस बच्चे को यह भी नहीं पता कि वह किससे शादी करने वाला है? ये सोचकर लिन फैंगटियन को फैंग शाओ और ताइवेई संप्रदाय से थोड़ा असंतोष महसूस हुआ। हालांकि लिन फैंगटियन काफी शांत थे, और यह सुनकर उन्होंने बस इतना कहा, शादी का मामला मुख्य रूप से 2 लोगों की योजनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सम्मानित कबीले के साथ लियांग शहर में लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक देंग सू की हत्या पर चर्चा करना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इतने लंबे समय तक जांच करने के बाद आपके कबीले ने कोई प्रगति की है। लिन फैंगटियन के शब्द ताइवेई संप्रदाय के प्रति सम्मान का संकेत थे। हत्यारे की पहचान पहले ही तय हो चुकी थी। लिन फैंगटियन बस ताइवेई संप्रदाय से स्पष्टीकरण चाहता था। उसे ताइवेई संप्रदाय से पूरी तरह अलग होने का डर नहीं था, लेकिन उसकी बेटी की शादी अंततः उनके परिवार में ही होनी थी, और वह नहीं चाहता था कि शादी के बाद उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लाउड पवेलियन ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर लिंग जूजी के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आ गए। खैर, हमारा संप्रदाय भी मैनेजर देंग की हत्या को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि इसमें कई संदिग्ध बिंदु शामिल हैं, और हमें अभी भी आगे की जांच करने की जरूरत है। लिन फैंगटियन ने भौहें चढ़ाईं। हमने आपको पहले ही 2 महीने का समय दिया है, और आप अभी भी जांच के लिए समय लेना चाहते हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि विवाह समझौते में प्रवेश करने के बाद ताइवेई संप्रदाय सोचता है कि वह मेरे युंजियान मंडप के बराबर हो सकता है? लिन फैंटियन ने आंखें सिकोड़ लीं और लिंग जूजी और ये चेन को एक अमित्र भाव से देखा। लिन फैंटियन से निकलने वाली दमनकारी आभा दोनों को महसूस हुई और धीरे धीरे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जैसे ही लिंग जूजी असमंजस में था, एक मधुर और चंचल आवाज अचानक पुकार उठी, पिताजी। तुरंत ही हॉल में दबाव खत्म हो गया और लिंग जूजी और ये चेन चुपचाप राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब ये चेन ने सुंदर और मनमोहक आकृति को हॉल में दौड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी प्रेमिका शाओ गेज को पहली नज़र में ही प्रभावित करने के लिए लिन शियाओरान ने अपने बौडोयो में बहुत ही सावधानी से कपड़े पहने। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और ध्यान से तैयार होने के बाद वह और भी ज्यादा धरती पर उतरी एक परी जैसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि लड़की की शालीनता का ध्यान रखते हुए लिन शियाओरान ने उसका चेहरा घूंघट से ढक दिया, लेकिन इस घूंघट ने लोगों को आधी छिपी हुई सुंदरता का एहसास दिलाया जिससे अंतहीन कल्पनाएं जाग उठीं। जैसे ही ये चेन ने लिन शियाओरान को देखा, वह उस पर मोहित हो गया। उसी क्षण उसके दिल में एक आवाज चीखी, ये औरत मेरी है, मेरी। अपनी बेटी को मुख्य हॉल में दौड़ते हुए देखकर लिन फैंटियन की आंखों में स्नेह की झलक दिखाई दी, लेकिन सतह पर उन्होंने उदासीनता से कहा, तुम मेहमानों के सामने इतनी अनियंत्रित कैसे हो सकती हो? लिन शियाओरान ने हंसते हुए लिन फैंटियन की बांह को हिलाया और प्यार से कहा, पिताजी, मेरे पास अपने कारण हैं। लिन फैंटियन ने उसके सिर पर थपथपाया और आह भरी, तुम मूर्ख लड़की हो, ऐसा लगता है कि तुम हमेशा के लिए घर पर रहने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हो। लिन शियाओरान शर्म से मुस्कुराया, फिर ये चेन और अन्य लोगों की ओर देखने लगा। लेकिन फिर वह खुद को थोड़ा सा उदास हुए बिना नहीं रह सकी। अजीब बात है, भाई शाओ क्यों नहीं आए? इस समय ये चेन अचानक आगे बढ़ा और लिन फैंटियन को प्रणाम करते हुए कहा, मैं ये चेन हूँ, ताइवेई संप्रदाय का नवनियुक्त पवित्र पुत्र, मंडप मास्टर लिन को अपना सम्मान अर्पित कर रहा हूँ। फिर उन्होंने लिन शियाओरान का अभिवादन करते हुए अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार मिस लिन। लिन शियाओरान ने पलकें झपकाईं। उसे तुरंत समझ नहीं आया और उसने सहज ही पूछा, तुम नए पवित्र पुत्र हो? तो शाओ, फैंग शाओ का क्या? ये चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फैंग शाओ ने प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध काम किया है और संप्रदाय उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने पहले ही संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया है। अब मेरे ताइवेई संप्रदाय में हर कोई उसे मारना चाहता है। संप्रदाय के नेता ने हमें यहाँ भेजा है, सबसे पहले तो माफी मांगने के लिए और दूसरा विवाह समझौते को नवीनीकृत करने के लिए। माफी उस विवाह समझौते के कारण है जो हमारे दोनों संप्रदायों ने वर्षों पहले किया था। अप्रत्याशित रूप से फैंग शाओ एक निर्दयी बदमाश निकला, जिससे मिस लगभग खुद को गलत व्यक्ति को सौंपने पर मजबूर हो गई। हमारा संप्रदाय इस मामले को लेकर बहुत बेचैन है और इसके लिए माफी मांगता है। सौभाग्य से स्वर्ग की आंखें हैं और फैंग शाओ अब हमारे ताइवेई संप्रदाय का सदस्य नहीं है। हमारे दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंधों को नवीनीकृत करने के लिए हमने विशेष रूप से शिष्यों को विवाह समझौते को बदलने के लिए भेजा है। मुख्य हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक लंबी चुप्पी के बाद लिन फैंटियन ने लापरवाही से पूछा, ओह, सगाई में बदलाव? मुझे आश्चर्य है कि ताइवेई संप्रदाय मेरी बेटी की शादी किससे करना चाहता है? ये चेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल 5 वर्षों से संप्रदाय में हूं और पहले ही गोल्डन कोर चरण तक पहुंच चुका हूं। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मैं पहले से ही हमारे संप्रदाय का नया पवित्र पुत्र हूं। इसलिए मैं ही हमारे दोनों संप्रदायों के बीच विवाह समझौते को पूरा करूंगा। ये चेन ने न तो चापलूसी की, न ही अहंकार की, जिससे लिंग जूजी की गुप्त प्रशंसा हुई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह फैंग शाओ कम प्रतिभाशाली है और मिस लिन की महान क्षमताओं के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब जब एक नई शादी का प्रस्ताव चुन लिया गया है, तो इससे मिस लिन को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये वाकई एक खुशी का मौका है। लिन फैंटियन ने शांति से कहा, आप कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि फैंग शाओ मेरी बेटी के लिए पर्याप्त अच्छी नहीं है, इसलिए आप उससे शादी करने के लिए किसी और को ढूंढना चाहते हैं, क्या ये सही है? लिंग जुजी ने सिर हिलाया और कहा, संप्रदाय मास्टर लिन बुद्धिमान हैं। लिन फैंटियन ने उपहास करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ताइवेई संप्रदाय की ऐसी कोई योजना है। क्या आपको लगता है कि ताइवेई संप्रदाय मेरी बेटी के साथ माल की तरह व्यवहार कर रहा है और उसे जिसे चाहे दे रहा है? जैसे जैसे वह बोलता गया, लिन फैंटियन की आवाज और अधिक कठोर होती गई और एक पारलौकिक क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा बिना किसी रोक टोक के प्रकट होने लगी। लिन फैंटियन के रवैये में अचानक आए बदलाव से लिंग जुजी और ये चेन अचंभित रह गए और उनके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। ये चेन ने लिन फैंटियन के दबाव का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और तर्क दिया, फैंग शाओ 30 साल की साधना के बाद ही जनजात क्षेत्र तक पहुंच पाया है। ऐसी उथली प्रतिभा मिस लिन के योग्य कैसे हो सकती है? मैं, ये चेन, केवल 5 वर्षों में स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक पहुंच गया हूं।
मैं फेंग शाओ से कैसे कमतर हूँ? इससे पहले कि लिन फैंगटियन कुछ बोल पाते, लिन शियाओरान ने गुस्से में कहा, मेरा भाई शाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह आपका बोझ न उठाता, तो गोल्डन कोर क्षेत्र क्या होता? आपका ताइवेई संप्रदाय न केवल कृतघ्न है, बल्कि उसने मेरे भाई शाओ को संप्रदाय से निष्कासित भी कर दिया है। ये पूरी तरह से बेशर्मी है। लिन शियाओरान उत्सुकता से वहां पहुंची, लेकिन उसे पता चला कि उसने फैंग शाओ को नहीं देखा, जिसे देखने के लिए वह बेताब थी, बल्कि एक ऐसी खबर सुनी जिसने उसे क्रोधित कर दिया। उससे भी ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि फैंग शाओ ने उनके लिए इतना कुछ किया था, फिर भी आज वे पलटकर उसकी निंदा कर रहे थे। इस विपरीत स्थिति को देखते हुए लिन शियाओरान स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया। ये सुनकर लिंग जूजी चौंक गया और मन ही मन कराह उठा। किंग्यांगजी से लेकर नीचे तक ताइवेई संप्रदाय के अधिकांश लोगों का मानना था कि यूनजिन मंडप का ताइवेई संप्रदाय के साथ विवाह संबंध संप्रदाय की क्षमता के कारण था। हालांकि लिन शियाओरान के शब्दों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह फैंग शाओ से शादी करना चाहती थी, और ताइवेई संप्रदाय के लिए उसका समर्थन केवल एक अतिरिक्त लाभ था। अगर फैंग शाओ अभी भी ताइवेई संप्रदाय के साथ होते, तो स्वाभाविक रूप से वे क्लाउड पवेलियन के सम्मानित अतिथि होते। लेकिन अब जब फैंग शाओ संप्रदाय छोड़ चुके हैं, तो क्लाउड पवेलियन में उनका क्या महत्व है? इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि वे आए और अनुबंध में बदलाव की मांग करने लगे। लिंग जूजी समझ नहीं पा रहा था कि फैंग शाओ, जो एक साधारण व्यक्ति है, को यूनजियान मंडप से ऐसा समर्थन क्यों मिला। ये चेन को उम्मीद नहीं थी कि लिन शियाओरान फैंग शाओ के प्यार में पड़ जाएगा, और उसके दिल में जलती हुई ईर्ष्या ने उसकी आंखों को लाल कर दिया। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हारे यूनजियान पवेलियन ने बिना वजह सगाई तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे नीचा समझते हो। ये चेन, मैं तुम्हें बता दूं, आज सगाई तोड़ने की बात तुम नहीं, बल्कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। लिन शियाओरान, हर 30 साल में किस्मत बदलती है, एक जवान की क्षमता को कम मत आंको। ये सुनकर लिंग जुजी अंदर ही अंदर घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया, ये चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लिन फैंगटियन खड़ा हो गया और उससे निकलने वाली आभा माउंट ताई की तरह दबाव डाल रही थी, जिससे समूह के पैर लड़खड़ा गए और वे अनजाने में जमीन पर घुटने टेक दिए। लिन फैंगटियन ने एक ही झटके में ये चेन को हवा में उठा लिया। संघर्ष कर रहे ये चेन को देखते हुए लिन फैंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? ये चेन डरे बिना नहीं रह सका। उसे साफ साफ एहसास हो गया था कि लिन फैंगटियन सच में उसे मारना चाहता था। उसे बहुत पछतावा हुआ, अभी अभी उसने इतना रूखा व्यवहार क्यों किया था। जब ये चेन को लगा कि अब उसकी किस्मत खराब हो गई है, तभी लिन फैंगटियन ने उसे अचानक दूर फेंक दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। ये चेन को मानो तारे दिखाई देने लगे और ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग हिल गए हों। वह मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन लिन फैंगटियन ने बेरुखी से कहा, अगर मैंने तुम्हें अपने क्लाउड पवेलियन में मरने दिया, तो लोग कहेंगे कि मेरे क्लाउड पवेलियन को मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं आता। मैं तुम्हें अभी जाने देता हूं, लेकिन जब तुम वापस आओ, तो उस बूढ़े बेवकूफ किंग्यांगजी से कहना कि उस पर मेरे क्लाउड पवेलियन का कुछ बकाया है, और मैं एक दिन सब वसूलने आऊंगा। निकल जाओ। ये चेन बिना कुछ बोले ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मुख्य हॉल से बाहर चला गया। लिंग जूजी ने लिन फैंगटियन की ओर हाथ बढ़ाए, कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने लिन फैंगटियन की आंखों में एक ठंडी चमक देखी। वह तुरंत घबरा गया और हॉल से बाहर भाग गया। जहां तक ये चेन के 3 अनुचरों का सवाल है, वे केवल घबराहट में ही उसके पीछे पीछे जा सकते थे। ये देखकर कि उसके पिता ने लिंग जुजी और अन्य लोगों को जाने दिया था, लिन शियाओरान हैरान और असंतुष्ट था, और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, पिताजी, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? खासकर ये चेन, आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वह अच्छा नहीं है। लिन फैंगटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये फैंग शाओ का मामला है, मेरे यूनजियान मंडप का मामला नहीं। फैंग शाओ का मामला उसे ही सुलझाने देना चाहिए। अगर वह खुद इसे नहीं सुलझा सकता और उसे अपने ससुर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो मैं अपनी बेटी को मन की शांति के साथ उसे कैसे सौंप सकता हूँ? लिन शियाओरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अब हम व्यवहारिक रूप से एक परिवार हैं, फिर इतना स्पष्ट अंतर क्यों रखा जाए? लिन फैंगटियन ने लिन शियाओरान के सिर पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, मूर्ख बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो। फैंग शाओ के उदार रूप से मूर्ख मत बनो। वह बच्चा महत्वाकांक्षी है और अपने मामलों को किसी और को सौंपने को तैयार नहीं है। मेरे लिए अब उसके लिए इन 2 लोगों से निपटना आसान है, लेकिन तुम फैंग शाओ से क्या उम्मीद करते हो? इसलिए मैं बस उसका गुस्सा निकाल सकता हूँ। लिन शियाओरान ने बहुत देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसे इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आया। लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि शियाओ रुओयाओ ने उसे क्या बताया था। पुरुष कुछ मायनों में सरल होते हैं और कुछ मायनों में जटिल। जब वे सरल होते हैं, तो आप एक नज़र में ही उनकी असलियत समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी वे छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं।
अगर भविष्य में कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो बेहतर होगा कि आप उन्हें खुद ही संभालने दें और दखल न दें, वरना आप फायदे की बजाय नुकसान ही करेंगे। ये सोचते हुए लिन शियाओरान केवल इतना कह सका, मानो समझ रहा हो, मैं समझ गया पिताजी। लिन फैंगटियन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि उसने लिन शियाओरान को ये कहते सुना, पिताजी, मैं भाई शाओ को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहता हूँ। लिन फैंगटियन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। लिन शियाओरान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उसे जरूर ढूंढ सकता हूँ। लिन फैंगटियन हंसा, ये लड़की सचमुच अपनी माँ जैसी दिखती है। तो लिन फैंगटियन ने हंसते हुए कहा, चून की ऐसी बात है तो आगे बढ़ो। जब तुम उसे वापस लाओगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी की व्यवस्था कर देंगे। अध्याय 69 चुनौतियां। पिछले 2 दिनों से किंग्यांगजी बहुत दुखी हैं। सबसे पहले कीमिया मंडप से एल्डर झूयू ने उनसे औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया। झूयू के अनुसार संप्रदाय द्वारा उगाई गई कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां 1 महीने से ज्यादा समय से कीमिया मंडप तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस दौरान कीमिया मंडप ने इन जड़ी बूटियों का सारा स्टॉक इस्तेमाल कर लिया है और उत्पादित गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। इतने लंबे समय तक जड़ी बूटियां न मिलने के बाद झूयू ने आकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। ये सुनकर किंग्यांगजी भी हैरान रह गया। झूयू द्वारा बताई गई औषधीय जड़ी बूटियां ताइवेई संप्रदाय में पहले से ही उगाई जा सकती थीं और परिणामस्वरूप प्राप्त जड़ी बूटियां काफी प्रभावी थीं। तार्किक रूप से किसी भी औषधीय जड़ी बूटी की आपूर्ति समस्याग्रस्त हो सकती थी, लेकिन ये कुछ जड़ी बूटियां ही एकमात्र अपवाद होनी चाहिए थीं। इसलिए उसने तुरंत औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के प्रभारी तीसरे वरिष्ठ शिष्य हान बियून को स्थिति की जानकारी लेने के लिए बुलाया। संप्रदाय प्रमुख से मिलने के बाद हान बियून ने पहले तो स्वीकार किया कि उसने लंबे समय से कीमिया मंडप को औषधीय जड़ी बूटियां नहीं भेजी थीं। लेकिन जब हान बियून ने इसका कारण बताया तो किंग्यांगजी भड़क गए। पता चला कि ये चेन ने उन सभी औषधीय जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया था। इससे भी अधिक क्रोधजनक बात यह है कि उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों को केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए नष्ट कर दिया। ये बिल्कुल अपमानजनक है। झूयू भी उस समय मौजूद था। हान बियून का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह अब जल्दी में नहीं रहा, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, संप्रदाय प्रमुख द्वारा चुना गया नया पवित्र पुत्र वास्तव में एक चरित्रवान व्यक्ति है। उनके शब्दों में तीव्र व्यंग्य था, जिससे किंग्यांगजी ने लगभग अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। सौभाग्य से नवजात आत्मा अवस्था तक साधना करने के बाद उसने कुछ आत्मसंयम बनाए रखा और अपने क्रोध को दबा लिया। कठोर चेहरे के साथ उसने हान बियून से पूछा, क्या ये औषधीय जड़ी बूटियां पहले बाहर से नहीं खरीदी जा सकती? हान बियून ने अपना सिर हिलाया। ये चेन ने बड़ी संख्या में औषधीय जड़ी बूटियां नष्ट कर दी। इस नुकसान की भरपाई के लिए कई हजार स्पिरिट स्टोन लगेंगे। किंग्यांगजी ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। तो फिर चलो पहले कुछ खरीद लें और इस कठिन समय से निकल जाएं। हान बियून ने पूछा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन कहां से आएंगे? किंग्यांगजी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। पहले संप्रदाय के खजाने से पैसा ले लो और फिर ये चेन के लौटने के बाद संप्रदाय को हुए नुकसान की भरपाई अपनी जेब से कर दो। किंग्यांगजी के लिए नवनियुक्त पवित्र पुत्र, ये चेन बस ध्यान आकर्षित करने का एक लक्ष्य था, उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। चूंकि इस आदमी ने संप्रदाय की औषधीय जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हान बियून किंग्यांगजी द्वारा लिखे गए नोट के साथ चले गए, जिसमें संप्रदाय के आत्मा पत्थरों को वापस लेने का अधिकार दिया गया था, और झूयू वहां और नहीं रुके, बल्कि कीमिया मंडप में लौट आए। उन दोनों के चले जाने के बाद किंग्यांगजी ने अपनी कनपटियां रगड़ी और वह अधिक चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। ये चेन पूरी तरह से निराशाजनक है। जब वह वापस आएगा तो उसे कई महीनों तक कैद में रहना होगा। वह उठ खड़ा हुआ, ताइवेई संप्रदाय में घूमने और उसकी नींव का निरीक्षण करने के इरादे से। लेकिन उसके जाने से पहले ही ढलाई कार्यशाला से एल्डर सोंग लियान आ पहुंचा। एल्डर सोंग लियान हमेशा संक्षिप्त और मुद्दे पर रहते थे और वे सीधे मुद्दे पर आते थे। संप्रदाय नेता, आप मुझे ढलाई के लिए आवश्यक ढलाई सामग्री कब उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं? किंग्यांगजी ने हैरान होकर पूछा, क्या भंडार कक्ष में अभी भी बहुत सारी सामग्री नहीं है? सोंग लियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सभी सामग्रियां साधारण सामग्रियां हैं। ये कुछ निम्न श्रेणी के हथियार और जादुई खजाने बनाने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन उच्च श्रेणी के हथियार बनाने के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। किंग्यांगजी ने एक क्षण सोचा और पूछा, अतीत में ये विशेष सामग्रियां कैसे एकत्रित की जाती थीं? सोंग लियान ने शांति से कहा, अतीत में फैंग शाओ लोगों को पहाड़ से नीचे ले जाकर या तो उन्हें खरीदने या इकट्ठा करने के लिए विशेष सामग्रियां थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा करते थे। फिर भी इन विशेष सामग्रियों से अक्सर खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती थी।
जब फैंग शाओ अभी भी जीवित थे तो उन्होंने एक खदान खरीदने और फिर खदान से उत्पादित सामग्रियों का अन्य संप्रदायों या ताकतों के साथ व्यापार करने की योजना बनाई। इस तरह संप्रदायों के पास सामग्रियों के संचलन के लिए एक अधिक स्थिर चैनल हो सकता था। किंग्यांगजी की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, ऐसे में चलो खदानें हासिल कर लें और सामग्री का व्यापार करें। सोंग लियान ने आह भरी और कहा, लेकिन वे सभी व्यापारिक रास्ते फैंग शाओ ने बाहर से खोजे थे। उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कौन से भौतिक व्यापारिक रास्ते उपलब्ध हैं या किसके साथ व्यापार करना है। इसके अलावा जिस खदान को फैंग शाओ हासिल करने की योजना बना रहा है उसके मालिक को अतीत में फैंग शाओ से अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यही वजह है कि वह इसे अपेक्षाकृत कम कीमत पर ताइवेई संप्रदाय को बेचने को तैयार है। अगर कोई और बातचीत करता तो उसे पूरा ताइवेई संप्रदाय बेचना पड़ सकता था और फिर भी वह खदान नहीं खरीद पाता। किंग्यांगजी को इतने जटिल रिश्ते की उम्मीद नहीं थी। उसने मेज पर मुक्का मारा और दहाड़ा, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। फैंग शाओ ऐसे ही चले गए, संप्रदाय को इतनी गंदगी में छोड़कर। कुछ देर तक उदास रहने के बाद किंग्यांगजी ने ऊपर देखा तो सोंग लियान उसे अजीब भाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर संदेह और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। जब किंग्यांगजी को सोंग लियान ने ऐसे घूरा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वह शायद कोई समस्या थी और वह शर्माए बिना नहीं रह सका। फिर उसने सामान्य भाव से पूछा, तो मुझे आश्चर्य है कि कैल्ड सोंग के पास इस समस्या को अस्थायी रूप से हल करने का कोई और तरीका है। सोंग लियान ने मन ही मन आह भरी। जब फैंग शाओ अभी भी जीवित था तो उसे केवल हथियार बनाने और परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। वह फैंग शाओ को आसानी से बता सकता था कि उसे क्या चाहिए। और फैंग शाओ किसी अज्ञात तरीके से हमेशा सोंग लियान के लिए आवश्यक सामग्री जल्दी से वापस लाने में कामयाब हो जाता था। लेकिन अब ढलाईखाने में सामग्री की कमी हो गई है और एक बुजुर्ग होने के नाते उन्हें स्वयं ही इसका समाधान ढूंढना होगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर सोंग लियान केवल इतना कह सका, शिष्यों को सामग्री खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दो या कुछ गुप्त स्थानों पर जाओ, शायद वे आवश्यक सामग्री एकत्र कर सकें। किंग्यांगजी तुरंत शर्मिंदा दिखे। दूसरी शाखा अब खाली है और तीसरी शाखा में केवल 2 महिला शिष्याएं हैं। मुख्य शाखा में अभी भी पहाड़ पर कुछ लोग हैं, लेकिन वे इस समय एकांत में हैं, दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं और बाहरी लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं है। उनके पास फैंग शाओ के चतुर और साधन संपन्न तरीके नहीं हैं। अगर उन्हें पहाड़ से नीचे जाकर सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहा भी जाए तो भी वे शायद पर्याप्त सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अंत में किंग्यांगजी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पूरे ताइवेई पर्वत पर बहुत कम लोग बचे थे जो काम आ सकते थे। हताश होकर किंग्यांगजी मन ही मन किन झाओ को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर इस आदमी ने दूसरी शाखा के सभी शिष्यों को भागने न दिया होता तो उसके पास काम करने के लिए लोगों की इतनी कमी न होती। इस पर विचार करने के बाद किंग्यांगजी ने अंततः कहा, तो फिर चलो कुछ शिष्यों को ढूंढते हैं जो लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप में जाकर सभी आवश्यक सामग्री खरीद लें। आत्मा पत्थरों की एक और राशि खर्च करने के विचार से किंग्यांगजी को दिल का दर्द महसूस हुआ। किंग्यांगजी भी कठिनाइयों के दौर से गुजरा था। उस समय ताइवेई संप्रदाय के 3 भाई बहनों के पास कुल मिलाकर 100 से भी कम स्पिरिट स्टोन थे, जो गोलियों की एक अच्छी बोतल खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। हालांकि ताइवेई संप्रदाय ने वर्षों में विभिन्न माध्यमों से काफी स्पिरिट स्टोन कमाए थे, किंग्यांगजी एक भी खर्च करने को तैयार नहीं था। मैं गरीब होने से डरता हूं। अब तो हालात वाकई बिगड़ गए हैं। पहले तो हमने औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में कई 100 स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए और फिर फोजिंग का सामान खरीदने में कई 100 और स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए, यानी 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए। लेकिन फिर किंग्यांगजी को राहत का एहसास हुआ। सौभाग्य से उनके पास अभी भी धनी ससुराल वाले युनजियन पवेलियन उनकी मदद के लिए मौजूद थे। अगर वे लिन शियाओरान से शादी करते तो लिन फैंगटियन दहेज में हजारों स्पिरिट स्टोन जरूर लाते, है ना? इतनी बड़ी रकम से ताइवेई संप्रदाय अपनी मौजूदा मुश्किलों से उबर सकता था और वह खदान भी खरीद सकता था जिस पर फैंग शाओ ने पहले से नजर रखी थी। ये सोचकर किंग्यांगजी को फिर से खुशी महसूस हुई। सोंग लियान के जाने के कुछ देर बाद ही एक और व्यक्ति भीतरी हॉल में दौड़ा। किंग्यांगजी ने गौर से देखा और पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय योद्धा चाचा लिंग जूजी है। लिंग जूजी को पहले कम से कम 2 दिन बाद लौटना था, क्योंकि ताइवेई संप्रदाय की आत्मा की नाव बहुत नीचे थी और बहुत धीमी थी। युनजियन मंडप तक आने जाने में 3 दिन लगते। लेकिन किंग्यांगजी ने एक पल सोचा और उसे एहसास हुआ कि शायद लिंग जूजी ने मामला सुलझा लिया है और वह श्रेय लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी तलवार पर अकेले ही वापस उड़ गया। ये जानकर किंग्यांगजी ने लिंग शुजी को सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कहने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिंग शुजी घबराकर चिल्ला उठा, संप्रदाय प्रमुख, कुछ भयानक हुआ है। किंग्यांगजी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? लिंग जूजी ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा, संप्रदाय नेता, युनजियान मंडप ने विवाह समझौते को फाड़ दिया है।
ये कहते हुए कि वे अपनी बेटी की शादी हमारे ताइवेई संप्रदाय से करने के लिए तैयार नहीं हैं। किंग यांगजी हैरान रह गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये चेन उनके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है? लिंग जूजी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या उसे यह कहना चाहिए था कि युनजियान पवेलियन ने अपनी बेटी की शादी उनसे सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उनकी नज़र फैंग शाओ पर थी? लेकिन अब फैंग शाओ को पहले ही ताइवेई संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि लिंग जूजी ने इस मामले में बहुत प्रयास किया। सच तो यह है कि लिंग जूजी समझ गया था कि युनजियान पवेलियन ने जो किया उसे सगाई तोड़ना नहीं माना जा सकता। शुरू से ही वे अपनी बेटी की शादी फैंग शाओ से ही करना चाहते थे। उन्होंने अपना मन नहीं बदला था, बस युनजियान पवेलियन द्वारा चुने गए दामाद का ताइवेई संप्रदाय से कोई और संबंध नहीं था। लेकिन लिंग जूजी यह भी जानता था कि अगर उसने सच बताया तो सारी जिम्मेदारी उसे ही उठानी पड़ेगी। तो थोड़ी देर हकलाने के बाद लिंग जूजी ने आखिरकार कहा, पवेलियन मास्टर लिन। पवेलियन मास्टर लिन ने कहा कि सगाई बदलकर हम अनिवार्य रूप से उनकी बेटी को एक वस्तु की तरह स्थानांतरित कर रहे थे जिसे उनका क्लाउड पवेलियन स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए। किंग यांगजी ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी और गरजा, क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि ये चेन की योग्यता फैंग शाओ से कहीं बेहतर है? लिंग जूजी ने असहाय होकर कहा, मैंने पहले ही कह दिया था। लेकिन वे इसे स्वीकार ही नहीं करते। किंग यांगजी बेहद बेचैन हो गया। वह इधर उधर टहलता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने अधीरता से हाथ हिलाया और बोला, चून की ऐसी बात है तो मैं खुद युनजियान मंडप जाऊंगा। युनजियान मंडप भले ही शक्तिशाली और प्रभावशाली हो, लेकिन मेरे ताइवेई संप्रदाय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिंग जूजी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, संप्रदाय नेता। आप ताइवेई संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए कैसे कृपा कर सकते हैं? क्या होगा अगर युनजियन मंडप अनैतिक हो और आपको हिरासत में ले ले? वास्तव में लिंग जूजी को इस बात का डर नहीं था कि किंग यांगजी को युनजियन मंडप द्वारा हिरासत में लिया जाएगा, बल्कि इस बात का डर था कि सच्चाई जानने के बाद किंग यांगजी अपने वरिष्ठ चाचा को माफ नहीं करेगा। हालांकि वह किंग यांगजी का वरिष्ठ चाचा था, फिर भी उसकी साधना का स्तर किंग यांगजी से कमतर था। अगर वह अपनी साधना को और आगे बढ़ाना चाहता था तो उसे किंग यांगजी से उच्च स्तरीय संप्रदाय साधना पद्धति सीखनी होगी। लिंग जूजी के हमेशा के अहंकारी और कृपालु रवैये के बावजूद वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अभी भी इस संप्रदाय के नेता द्वारा हेरफेर किया जा रहा था। सोच विचार के बाद किंग यांगजी को एहसास हुआ कि युनजियान मंडप की ओर दौड़ना उसके लिए अनुचित था। हालांकि वह यह मानने को भी तैयार नहीं था कि सगाई टूट चुकी है। ये देखकर कि किंग यांगजी बिना कोई समाधान निकाले गोल गोल घूम रहा था, लिंग जूजी ने सावधानी से कहा, संप्रदाय नेता, मेरी राय में चलो इस मुठभेड़ को तोड़ देते हैं। हमारा ताइवेई संप्रदाय संसाधनों से रहित नहीं है, क्या युनजियान मंडप की चापलूसी करना उचित है? किंग यांगजी ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या किंग यांगजी को शादी के अनुबंध की परवाह है? उसे तो लिन शियाओरान के दहेज की परवाह है, लेकिन वो ये बातें जोर से नहीं कह सकता। निराश होकर उसने लिंग जूजी की ओर हाथ हिलाया और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। अब जब चीजें इस हद तक आ गई हैं तो वह लिंग जूजी को कोई भी चेहरा देने के लिए बहुत आलसी है। लिंग जूजी को भगाने के बाद किंग यांगजी ने उदास भाव से आकाश की ओर देखा और मन ही मन बदला लेने की कसम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।